पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ा देता हूं। ठीक है, TIR बोलते हैं इसको, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। ठीक है भाई, अब सबसे पहले अपन चलते हैं डायग्राम से बताता हूं। देखो भाई, सबसे पहले अपन ये चलते हैं, आप सब जानते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण, ठीक है ना, जब कोई प्रकाश की किरणें सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटती है। आप इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, सघन से विरल में जाने पर वो अभिलंब से दूर हटती है। ठीक है, तो ये पहला डायग्राम देखो एक बार, ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है। सघन से किस में जा रही है? विरल में। तो R का मान I से ज्यादा हो गया तो अभिलंब से दूर हट गई अपने पास, ये अभिलंब है ही यहाँ पर। अब अपन जानते हैं कि n बराबर साइन I अपॉन क्या होता है, साइन R। n का मान नियत रहता है, इसका मतलब ये होगा अगर I का मान बढ़ाया जाएगा तो R के मान में भी वृद्धि होने लगती है। I का मान बढ़ाने पर R के मान में भी वृद्धि होगी। तो अगर मैंने दूसरे चित्र में देखो I का मान बढ़ा दिया तो R का मान पहले से भी बढ़ गया। I के किसी निश्चित मान पर, I के किसी निश्चित मान पर R का मान मतलब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री के बराबर हो जाता है। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया भाई अपने पास। ये I के किसी निश्चित मान पर R का मान किसके बराबर हो गया? 90 डिग्री के बराबर। आपतन कोण का यह मान क्रांतिक कोण कहलाता है भाई। तो IC को अपन बोलते हैं क्रांतिक कोण। कुछ किताबों में इसको C भी लिख सकते हैं भाई, C फॉर क्रिटिकल एंगल एंड I क्रिटिकल। तो आपतन कोण के जिस मान के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा वह क्या कहलाएगा? क्रांतिक कोण कहलाता है। आगे अपन चलते हैं, क्रांतिक कोण का मान किस पे डिपेंड करता है? क्रांतिक कोण का मान माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है भाई। इसमें निर्भर करता है माध्यम के अपवर्तनांक पर। और अपन ये जानते हैं कि किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक एक तो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है और तापमान पर मतलब टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो क्लियर है, R का मान यहाँ पर 90 हो गया देखो अपने पास। अब यदि इसके बाद में आगे अपन चलते हैं कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी अधिक कर दिया जाए, मतलब I का मान यहाँ पर तो I बराबर IC ले लिया, यहाँ पर अपने पास I लेस देन IC है, इसमें भी I लेस देन IC है। यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी अधिक कर दिया जाता है तो उस स्थिति में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री से भी अधिक हो जाता है। यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। तो आपतन कोण के आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक कर दिए जाने पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है,
मतलब प्रकाश की किरण पुनः सघन माध्यम में लौट आती है, सघन माध्यम से ही जा रही है, सघन में ही लौट आती है, यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। आगे बात समझ में पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, तो परिभाषा क्या हो जाएगी कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही हो तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक किए जाने पर प्रकाश की किरण पुनः सघन माध्यम में लौट आती है, यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दो कंडीशंस होती है भाई, दो शर्तें हैं। पहली शर्त, प्रकाश की किरण सघन से विरल में जानी चाहिए, विरल से सघन में जाने पर नहीं होगा भाई पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सघन से किस में जानी चाहिए, विरल में जानी चाहिए। उसके बाद में आपतन कोण का मान किससे ज्यादा होना चाहिए, क्रांतिक कोण से ज्यादा भी होना चाहिए। तो I इज मोर देन क्या होना चाहिए, IC। तो दो कंडीशंस हैं। आ गया समझ में अपने पास? कोई डाउट है? अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है डायग्राम में। अब एक बार जो है आप इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लें तो मैं थोड़ा सा फिर आगे बढ़ूंगा, डेरिवेशन करा दूंगा। अभी हाल भाई बनता है? हाँ, और वो थोड़ा भाई जी ने भी ला दिया था उधर। हाँ यार, हाँ भाई, आगे अपन चलें। देखो, स्नेल के नियम से चलें। स्नेल के नियम से सघन माध्यम फर्स्ट नंबर मान लेते हैं, विरल माध्यम को सेकंड नंबर मान लेते हैं, तो ये N1 हो जाएगा, ये N2 हो जाएगा, ठीक है। तो स्नेल के नियम से N21 बराबर क्या आएगा, साइन I अपॉन साइन R, ठीक है। एक चीज पहले ही बता देता हूं, यहाँ पर N21 का मतलब दो का एक के सापेक्ष अपवर्तनांक हो गया अपने पास, ठीक है। इसको अपन ये लिख लें, N2 अपॉन N1 बराबर साइन I अपॉन साइन R हो गया। अब आप सबसे पहले चलें क्रांतिक कोण के लिए, क्रांतिक कोण के लिए क्रांतिक कोण की स्थिति में I बराबर IC हो जाएगा और R का मान जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर। तो एक बार मान रखो भाई, N2 अपॉन N1 बराबर साइन IC अपॉन साइन 90, साइन 90 का मान 1 हो गया। तो सूत्र क्या बनेगा, N2 अपॉन N1 बराबर साइन IC, उल्टा कर रहा हूं भाई मैं, N1 अपॉन N2 बराबर 1 अपॉन साइन IC और N12 1 अपॉन साइन IC और N12 बराबर मैं ले रहा हूं N और N बराबर लिखेंगे 1 अपॉन साइन IC। एक चीज बता देता हूं, N जो है ना, अभी याद रखने का तरीका कि किसका किसके सापेक्ष अपवर्तनांक है, तो उसको यूं समझे, N जो है वो है N1 अपॉन N2 के बराबर है। N1 कौन सा माध्यम है, देखो एक बार, सघन माध्यम है। N2 कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम है। तो इसको याद रखने का तरीका है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में N का मान सघन का विरल के सापेक्ष अपवर्तनांक है, सघन का विरल के सापेक्ष अपवर्तनांक है भाई, सघन का विरल के सापेक्ष अपवर्तनांक है। बस ये ध्यान रख लेना, भले प्रकाश की किरण किसी से किसी में जा रही हो, ये याद रखना, तो फॉर्मूले में इजीली आंसर आ जाता है। आगे अपन चलें इसी में, देखो
इसको यूं लिख सकते हैं अपन, साइन आई सी बराबर 1/n। तो आई सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/n के बराबर हो जाता है। तो आई सी इज इक्वल टू कितना हो गया, साइन इनवर्स 1/n के बराबर हो गया। आ गया यहाँ से समझ में अपने पास। तो क्रांतिक कोण का मान किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो एक बार, अपवर्तनांक पर। और अपवर्तनांक का मान किस पे डिपेंड करता है, ये मैंने बता ही रखा है, माध्यम की प्रकृति पर और तापमान पर, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसी में एक क्वेश्चन बता देता हूं मैं। जैसे ये मान लो भाई, ये n का मान दे रखा है 1.5 है। ये प्रकाश की किरण यहां पर आ रही है, ये कोण I है, ये यहां चली। अपन ये जानते हैं कि ये प्रकाश की किरण यहां से बाहर निकलती है। तो क्वेश्चन ये है कि I के किस मान के लिए प्रकाश की किरण पट्टिका से बाहर नहीं आएगी, से बाहर नहीं आ सकती, पट्टिका से बाहर नहीं आ सकती, मतलब यहां पर इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाना चाहिए। तो अपन ये मान लेते हैं कि इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया तो इस जगह के लिए ये सघन और ये कौन सा माध्यम हो गया, विरल, ये वायु है भाई, तो एक हो जाएगा, इसका अपवर्तनांक हो ही गया अपने पास। तो इस स्थिति में अपन ये जानते हैं कि इसका मान आईसी के बराबर होना चाहिए। आईसी के बराबर होगा तभी इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होना संभव है। तो आईसी के बराबर होगा, अगर ये कोण आईसी लेते हो तो ये कोण भी कितना लेना पड़ेगा अपने को, आईसी ही लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो दोनों एकांतर कोण हो गए कि नहीं हो गए। अब अपन चलें, सबसे पहले तो आईसी का मान निकालें। आईसी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/n और आईसी इज इक्वल टू साइन इनवर्स n का मान 1.5 हो गया, तो 3/2। तो आईसी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3/2 और आईसी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2/3। तो आईसी इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 0.667, इसका वैल्यू हो जाता है। ठीक है, अब आईसी का मान आया है अभी तक। तो अब अपने को मान किसका निकालना है, वापस यहां से देखो एक बार, आई का। तो अब अपन स्नेल के नियम से चलें। क्या आएगा स्नेल के नियम से, n इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आई सी। n का मान कितना है भाई, 1.5, और इसका मान अपने पास साइन आई ऐसा का ऐसा। साइन आई सी का मान देखो, यहां से ले लो, साइन आई सी बराबर 1/n ले लें, तो ये 1/n ले लिया, 1/n ऊपर जाएगा तो 1.5 बराबर n साइन आई हो जाएगा, ये n से n कट जाएगा। साइन आई किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर, और आई कितने डिग्री के बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। मतलब इस आई का मान 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, आई का मान 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, तो प्रकाश की किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है, अन्यथा इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होना संभव नहीं है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत हो आप मुझे बता सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन आगे
हाँ भाई, अब यहां से देखो आई का मान 90 से ज्यादा करना है, इसका मतलब ये होगा, अब आई का मान 90 से ज्यादा कर ही नहीं सकते हो आप, क्योंकि 90 कोण तो यहाँ पर होगा। इसका मतलब ये होगा कि इस प्रकाश की किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होना संभव है नहीं है, ये मीनिंग है इसका। कि आई का मान 90 तो यहाँ पर होगा, यहाँ जाएगी तब 90 से भी ज्यादा, मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वो संभव नहीं है। अतः प्रकाश की किरण का इस स्थिति में पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता, ये मीनिंग है इसका। यहाँ से ये निष्कर्ष निकलता है अभी। चलो जी भाई, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण एग्जाम्पल देखते हैं अपन कि कहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल बता देता हूं, मरीचिका, मिराज। देखो भाई, मरीचिका का मतलब होता है, आपने हिंदी में नाम सुना होगा मृग मरीचिका, है ना, वही है ये। गर्मी के दिनों में खास तौर से रेगिस्तान में क्या होता है अपने पास, कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने के कारण, ठीक है ना, जमीन तेजी से गर्म होती है, बालू मिट्टी बहुत तेजी से गर्म होती है, तो धरातल के समीप की वायु की परतें गर्म होकर ऊपर उठती है। तो जमीन के समीप जो वायुमंडल की परतें होती है वो विरल हो जाती है, और ऊपरी परतें क्या हो जाती है, सघन हो जाती है। यहां तक समझ में आ गया? तो निचली परतें तो विरल हो गई, ऊपरी परतें सघन हो जाती है। उस स्थिति में प्रकाश की किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण रेगिस्तान में पानी की उपस्थिति का आभास होता है, पानी ही पानी दिखाई देता है जबकि वास्तव में पानी नहीं होता है। ये घटना मरीचिका या मिराज कहलाती है। और रेगिस्तान में क्यों, आप लोगों ने रोड पे देखी है, अगर नई रोड बनी हुई है डामर की, है ना, तो जब धूप हो तब देखना रोड पर पानी ही पानी दिखाई देता है भाई अपने पास। वो जो पानी दिखाई देता है वो सारा का सारा कौन सी घटना के कारण दिखाई देता है, मरीचिका के कारण दिखाई देता है। कैसे होती है मरीचिका या कैसे बनती है, एक बार यहाँ से थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। जैसे मान लो कि ये कोई पेड़ है रेगिस्तान में, जो भी मानते हो, रेगिस्तान में खजूर का ही हो सकता है भाई, बाकी कोई पेड़ हो नहीं सकता है, ठीक है। अब यहां से अपन चलें, वायु, यहां से प्रकाश की किरण चली, ये प्रकाश की किरण यहां से देखो एक बार, ये तो हो गया विरल, और ऊपर वाली परतें कैसे हो जाएगी, सघन। तो प्रकाश की किरणों का सघन से विरल में प्रवेश करती है तो उनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। मतलब ये प्रकाश की किरण बजाय इसमें जाने के वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। यहां से अगर कोई आदमी देखता है इसको, तो अब उस आदमी को ये किरणें, ये जो प्रकाश की किरण है, ये कहीं नीचे से आती हुई दिखाई देगी, नीचे से आती हुई दिखाई देगी। इट मीन्स अपने पास इस पेड़ का प्रतिबिंब दिखाई देने लगेगा उसको, इस पेड़ का प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देने लगेगा। आप सब जानते हैं कि पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब किसमें दिखाई देता है भाई, पानी में दिखाई देता है,
इसका मतलब उस आदमी को यहाँ पर पानी की उपस्थिति का आभास होता है। ये घटना क्या कहलाती है? मरीचिका कहलाती है। ये मिराज का एग्जाम्पल है। सेकंड नंबर अपन चलते हैं, हीरे का चमकना। देखो भाई, आप सब जानते हैं हीरे की कीमत जो है वो दो तीन चीजों से आंकी जाती है। एक तो हीरे में कोई अशुद्धि है या नहीं है, उसमें स्पष्टता कितनी है, वो क्लियर है या नहीं है। दूसरी चीज, वो कितना चमक रहा है। हीरा जितना ज्यादा चमकदार होता है, जितना बड़ा साइज होता है, हीरे की कीमत उतनी ही ज्यादा होती चली जाती है। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? कारण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो हीरे के चमकने का मुख्य कारण क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अब हीरे में पूर्ण आंतरिक परावर्तन बहुत आसानी से होता है। क्यों होता है? उसका रीजन ये है, देखो एक बार, साइन आई सी बराबर 1/n और आई सी बराबर साइन इनवर्स 1/n होता है। हीरे के लिए n का मान आप सब जानते हैं सर्वाधिक होता है, और n का वैल्यू होता है 2.4, 4 1 4। हीरे के लिए n का मान सर्वाधिक होगा, तो IC का मान सबसे कम होता है भाई, 24.41 डिग्री आता है इसका मान। तो क्रांतिक कोण का मान हीरे के लिए कितना होता है? 24.41 डिग्री होता है। तो आपतन कोण का मान बस 24 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। फिर जैसे ही प्रकाश की किरण हीरे के अंदर प्रवेश करेगी, उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। और एक चीज बता देता हूँ, हीरे के अंदर एक ही बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होता है भाई, बार बार होता है। तो बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, इसका मतलब हीरे के अंदर प्रकाश की उपस्थिति लंबे समय तक रहेगी। जहां प्रकाश की उपस्थिति लंबे समय तक रहेगी, वो चीज चमकदार दिखाई देती है। तो हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? कारण समझ में आ गया। क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक काफी अधिक होता है, तो क्रांतिक कोण का मान बहुत कम हो जाता है, और क्रांतिक कोण का मान कम होने के कारण आसानी से पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने से हीरा काफी चमकदार दिखाई देने लगता है। आगे अपन चलते हैं, एक चीज और बता देता हूं मैं। हीरा जब जमीन से निकाला जाता है तो वो खास चमकदार नहीं होता है। हीरे को चमकदार बनाने में मुख्य योगदान हीरे को तराशने वाले कारीगरों का होता है भाई। ठीक है, एक तो बड़ा साइज होना चाहिए। हीरे को तराशने वाले कारीगर हीरे की कटिंग और पॉलिशिंग इस तरह से करते हैं कि उसमें प्रकाश की किरण कहीं से भी प्रवेश करे, उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाए। मतलब उसमें इस तरह से उनकी कटिंग की जाती है कि आपतन कोण का मान 25 डिग्री से ज्यादा हो जाए। तो 25 डिग्री से ज्यादा होगा तो प्रकाश की किरण का क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है। आगे समझ में अपने पास। आगे एक तीसरा उदाहरण और बता देता हूं मैं। प्रकाशीय तंतु, ऑप्टिकल फाइबर केबल, या इसका नाम लाइट पाइप भी है भाई।
हाँ भाई अपन चलते हैं। प्रकाशीय तंतु किसे कहते हैं? प्रकाशीय तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, पहला तो इसकी थ्योरी हो गई कि किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, यह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। आगे अपन चलते हैं। प्रकाशीय तंतु में कांच के दो खोखले समाक्षीय बेलन होते हैं भाई। कांच के दो खोखले समाक्षीय जिनका अक्ष समान हो वो कौन से बेलन कहलाएंगे? समाक्षीय बेलन होते हैं। ये बाह्य बेलन हो जाएगा और एक अंदर वाला बेलन हो जाएगा। बाह्य बेलन को क्लेडिंग लेयर कहते हैं, आंतरिक बेलन को कोर लेयर या आंतरिक बेलन कहते हैं। अंदर वाला जो खोखला बेलन है उसका अपवर्तनांक बाहर वाले से ज्यादा रखा जाता है, तो आंतरिक बेलन सघन माध्यम हो जाएगा, बाह्य बेलन क्या हो जाएगा? विरल माध्यम हो जाता है। अब अपन चलते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण आंतरिक बेलन में प्रवेश करती है तो उसका बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है भाई। देखो यहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया तो यूं गई, यहाँ टकराई, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, फिर यहाँ जाएगी, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है, जिसके कारण प्रकाश की किरण निरंतर आंतरिक बेलन में गति करती हुई बाहर निकल जाती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश का अवशोषण नहीं होता है, तो प्रकाश की तीव्रता में कोई कमी नहीं आती है। अब आता है कि ये प्रकाशीय तंतु अपने पास किस यूज में आता है। तो सबसे पहला इसका जो बेसिक यूज है वो एक तो टेलीफोन लाइनों में यूज में लिया जाता है। किसी जमाने में टेलीफोन के तार जो है वो खंभों पर लगाए जाते थे भाई, है ना, कॉपर के वायर होते थे। आजकल आप लोग कभी देखना कि सड़क के किनारे जो टेलीफोन की लाइनें खुदती है तो उसमें पहले एक तो प्लास्टिक के खोखले पाइप डाले जाते हैं, फिर उसके अंदर केबल खींची जाती है। वो जो केबल खींची जाती है वो प्रकाशीय तंतु या ऑप्टिकल फाइबर केबल कहलाती है। इनका आकार मनुष्य के बाल के आकार का होता है भाई, उसमें भी खोखले बेलन होते हैं। तो बहुत सारे ऑप्टिकल फाइबर को मिलकर एक मोटा बेलन बना लिया जाता है। तो टेलीफोन के संकेतों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसमिशन करने में प्रकाशीय तंतु का उपयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग और बता देता हूं मैं अपने पास। दूसरा उपयोग यह है कि आंतों के अंदर अगर कोई दिक्कत है ना, आमाशय में या आंतों के अंदर अगर कोई दिक्कत होती है तो एक्सरे नहीं हो पाता है भाई, आंतों का एक्सरे नहीं लिया जाता है। आंतों की जांच करने के लिए एक एंडोस्कोपी होती है, उसमें क्या करते हैं, एक छोटा सा बल्ब होता है और बल्ब जो है वो ऑप्टिकल फाइबर केबल से जुड़ा रहता है। वो बल्ब आदमी के गले में अंदर उतार लिया जाता है, आंतों में चला जाता है। उस बल्ब में कैमरा लगा हुआ रहता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल की सहायता से आंतों के अंदर क्या दिक्कत है वो सारा का सारा बाहर कंप्यूटर के मॉनिटर पर दिखाई देता है। तो एंडोस्कोपी में भी अपने पास ऑप्टिकल फाइबर केबल का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा तुम लोगों ने कभी घरों में एक कोई पुराने लैंप देखे होंगे, है ना, उन लैंपों में सफेद सफेद से ऐसे बाल बिखरे से रहते हैं अपने पास। और जब अपन लाइट चालू करते हैं तो लाइट चालू करते हो तो देखोगे कि वो जो पतले पतले तार होते हैं ना, उनके लास्ट पॉइंट पर एक लाइट सी जली हुई रहती है, तो वो ऑप्टिकल फाइबर केबल का बेस्ट उदाहरण होता है। अब एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में अपन आगे आगे चलें।
नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं भाई, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म। हैं? ओ ऑप्टिकल फाइबर केबल में, हाँ अभी बोल देता हूँ मैं। हाँ भाई मैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल में भी क्रांतिक कोण का मान फिक्स होता है। वो उन दोनों बेलनों के अपने पास अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। तो n बराबर सूत्र आ जाएगा n2 अपॉन n1, उसकी सहायता से ज्ञात कर लिया जाता है। वैसे जो बार वाला बेलन होता है उसका अपवर्तनांक 1.47 होता है, तुम्हारे सिलेबस में है नहीं इतना इसलिए मैंने बताया नहीं था। और अंदर वाला जो बेलन होता है उसका अपवर्तनांक 1.3 के आसपास रखा जाता है। तो बार वाला तो 1.47 होता है, अंदर वाला 1.3 होता है। उसके आधार पर n का मान निकाला जा सकता है। n का मान कैलकुलेट करके अपने पास आईसी का मान ज्ञात किया जा सकता है। और वो आईसी ऑटोमेटिकली अपने पास जब उसमें एंट्री करती है प्रकाश की किरण, तो वो आईसी का मान आ जाता है, जिसके कारण बार बार पूर्णांतरिक परावर्तन होना संभव होता है। नेक्स्ट अपन चलते हैं पूर्ण परावर्तक प्रिज्म। देखो भाई, इस प्रिज्म में एक कोण तो 90 डिग्री का होता है, दो कोण 45-45 डिग्री के होते हैं, ठीक है, समकोणिक प्रिज्म भी कहते हैं। इस प्रिज्म का उपयोग प्रकाश की किरणों को 90 डिग्री पर मोड़ने के लिए, 180 डिग्री पर मोड़ने के लिए और दिशा उल्टी करने के लिए भी किया जाता है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर यह अपने पास आधारित होती है। मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसमें कार्य करता है। सेकंड वाला डायग्राम बता देता हूं सबसे पहले। प्रकाश की किरणों को कितने डिग्री पर मोड़ने के काम आ रही है, देखो एक बार 90 डिग्री पर। यूं किरणें जा रही थी, यूं भेज दी, तो कितने डिग्री पर मोड़ दी अपन ने, 90 डिग्री पर। कैसे मुड़ती है इसमें बता देता हूं, बाकी में समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ये अपने पास भुजा हो गई, यहां से प्रकाश की किरण सीधी प्रवेश कर रही है। अब तुम बोलोगे भाई ये मुड़ी क्यों नहीं, एक बार देखो, ये लाइन भी सीधी है, ये लाइन भी सीधी है, अभिलंब हो गया कि नहीं हो गया। तो जब कोई प्रकाश की किरण अभिलंब की दिशा में प्रवेश करेगी तो उसके मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये प्रकाश की किरण अभिलंब की दिशा में आ रही है तो सीधी आई। अब अपन चलते हैं, सीधी आके यहाँ टकराई, तो यहाँ पर एक अभिलंब में बना देता हूं तुम्हारे सामने। ये अभिलंब बन गया, देखो एक बार अभिलंब बन गया। तो ये कोण कितना होगा तुमको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, 45 डिग्री। देखो ये 45, ये 45, तो अब देखना एक बार, ये 45 तो ये भी 45, ये 45 तो ये भी 45, और ये भी किसके बराबर हो जाएगा, 45 डिग्री के बराबर। ये कोण 45 डिग्री हो गया, आई का मान।
तो आई बराबर 45 डिग्री। आई सी का मान निकालो भाई, साइन इनवर्स 1/n, n का मान कांच की होती है 1.5। जब इसको सोल्व करते हैं तो 42 डिग्री का आता है। तो इस स्थिति में प्रिज्म के लिए क्रांतिक कोण कितना है? 42 डिग्री। आपतन कोण का मान कितना हो रहा है? 45 डिग्री। इसका मतलब ये होगा कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो रहा है, तो प्रकाश की किरण का आसानी से पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। तो ये प्रकाश की किरण यहाँ पर आई, इससे बाहर निकलने के बजाय यहीं से इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। अब तुम बोलोगे भाई यहां से पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्यों नहीं हुआ और फिर मुड़ी क्यों नहीं? फिर वापस देखो, ये लाइन सीधी, ये लाइन भी सीधी, कितने कोण पर हो गए दोनों? 90 डिग्री पर। तो ये प्रकाश की किरण अभिलंब की दिशा में चल रही है, अतः इसके मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये यहाँ से इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, यहाँ पर सीधी चली, यहाँ पर भी सीधी चली, तो प्रकाश की किरण को कितने डिग्री पर मोड़ दिया अपन ने? 90 डिग्री पर मोड़ दिया है। पहले वाले डायग्राम में यहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, फिर सीधी चली, फिर यहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, तो 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, 180 डिग्री पर मोड़ दिया भाई। इधर जा रही थी, इधर वापस बाहर निकाल दिया। इसमें भी देखो, इसमें यूं जा रही है तो किरणों की दिशा में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, पर किरणें जो है ना ऊपर नीचे हो चुकी है। यहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ है बस केवल इसमें एक ही जगह। तो अब एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, टाइम हो चुका है। बाकी कल अपन जो भी प्रॉब्लम होगी कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।